भारत की आर्थिक तरक्की अपनी फुल स्पीड में चल रही है। दुनिया की तमाम आर्थिक रेटिंग एजेंसीज भारत की आर्थिक तरक्की के अनुमान को लगातार आगे बढ़ा रही हैं। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए यह वजह जरूर जाननी चाहिए। किसी देश की तरक्की के 3 पैमाने होते हैं। पहला आर्थिक स्थिति, दूसरा रोजगार के अवसर और तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन ये तीनों असल में आर्थिक स्थिति से ही जुड़े होते हैं। अगर देश की आर्थिक सेहत तंदुरुस्त रहती है तो देश में रोजगार के अवसर भी बनते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी सुधरता है और आम लोगों के लिए जरूरी चीजों पर सरकारें जमकर खर्च भी कर सकती हैं। इसलिए हर देश की आर्थिक स्थिति बहुत मायने रखती है। आज नोमुरा रेटिंग एजेंसी ने अपनी रिसर्च और आंकड़ों के आधार पर दावा किया कि भारत आर्थिक रूप से एशिया का राइजिंग स्टार रहेगा। दूसरी तरफ 27 नवंबर को स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल रेटिंग एजेंसी यानी कि S&P ने भारत की आर्थिक तरक्की को लेकर एक और रिपोर्ट पेश की। ये रिपोर्ट कहती है कि भारत की जीडीपी 2024 में 6.4% रफ्तार से आगे बढ़ेगी। इसी एजेंसी ने पहले भारत की वृद्धि दर को 6% माना, लेकिन महज 3 महीने के भीतर S&P ने अपना अनुमान बदल दिया। इस बदलाव की वजह भी S&P ने ही बताई है। S&P के मुताबिक पिछले 2 महीने यानी कि भारत के त्योहारी सीजन में जिस तरह बाजार में खरीदारी हुई, सरकार ने जिस तरह की आर्थिक नीतियां अपनाई, उसके कारण भारत का विकास दर अनुमान 0.4% तेज रहेगा और जो विकास दर 3 महीने पहले 6% आंकी गई थी, वो अब 6.4% रहेगा। मतलब बाजार में जिस तरह का कैश फ्लो रहा और सरकार ने जिस तरह की आर्थिक नीतियां अपनाई, वो S&P जैसी ग्लोबल एजेंसीज को बेहतर लगता है। जब S&P जैसी एजेंसीज किसी स्थिति को आर्थिक तौर पर बेहतर बताती है, तो उसके पीछे पूरा रिसर्च होता है। ऐसा नहीं है कि बस कुछ आंकड़े देखकर किसी देश के विकास दर का अनुमान लगा लिया जाता है। भारत जैसे देश के विकास दर का अनुमान लगाने के लिए S&P जैसी संस्था 5 स्टैंडर्ड या मानकों का अध्ययन करती है, जिसमें पहला होता है सरकार के कामकाज की क्वालिटी, गुणवत्ता, यानी सरकार आर्थिक विकास के लिए कितना बेहतर अप्रोच रखती है। दूसरा होता है देश की आर्थिक तरक्की का लचीलापन, यानी अर्थव्यवस्था कितने झटके सहने को तैयार है। तीसरा होता है पब्लिक फाइनेंस कंडीशन, यानी बैंकिंग और बाकी फाइनेंशियल संस्था कितनी बेहतर है। चौथा, विदेशी व्यापार में आपका देश कैसा प्रदर्शन कर रहा है। पांचवा होता है आर्थिक रूप से आपका वर्तमान और भविष्य कितना सुरक्षित है। इन 5 चीजों को मिलाकर एक रेटिंग एजेंसी देश के विकास दर का अनुमान लगाती है। जाहिर है कि इन 5 कैटेगरी में जो देश एकदम बेहतर नंबर लाएगा, रेटिंग एजेंसी उसी हिसाब से देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे बताती है। इन सब के आकलन में किसी देश या संस्थान का दखल नहीं होता। कोई भी संस्था किसी देश की विकास दर का आकलन जो अर्थशास्त्र में किसी देश के 4 पिलर्स होते हैं उसके आधार पर करती है। इसमें पहला पिलर होता है सरकारी निवेश या सरकारी खर्च, जिसको गवर्नमेंट स्पेंडिंग कहते हैं। दूसरा होता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, तीसरा होता है प्राइवेट कंजम्पशन, चौथा होता है एक्सपोर्ट। ये 4 पिलर्स के आधार पर कुछ पैमाने लिए जाते हैं, जिसमें टैक्स कलेक्शन है, इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है, परचेज मैनेजर्स इंडेक्स है, उस देश में मुद्रास्फीति की दर कितनी है, उस देश में मैन्युफैक्चरिंग किस रफ्तार से चल रही है, उस देश में कैपिटल फॉर्मेशन किस रफ्तार से हो रहा है, उस देश की आबादी किस रफ्तार से बढ़ रही है। इन कुछ पैमानों की एवरेजेस लेकर किसी भी देश की विकास दर का आकलन किया जाता है। यानी भारत रेटिंग एजेंसीज को 5 पैमानों पर एकदम बेहतर प्रदर्शन करता दिख रहा है। तभी दुनिया की तमाम जीडीपी रेटिंग एजेंसीज लगातार भारत के विकास दर के अनुमान को और बेहतर करती जा रही है। कोई भी इसे कम नहीं आंक रहा। ऐसा नहीं है कि किसी ने पहले 6% ग्रोथ का अंदाजा लगाया और फिर उसे घटाकर 5.5% कर दिया। सबके सब उसे बढ़ाकर अपडेट कर रहे हैं। ये तो रही आर्थिक सेहत पर रेटिंग एजेंसीज के अनुमान की बात, लेकिन दुनिया के तमाम अर्थशास्त्री भी भारत की आर्थिक तरक्की को लेकर कॉन्फिडेंट हैं। भारत की तरक्की की वजहों में से एक वजह जिस पर जोर दिया जा रहा है वो है सिविलाइजेशनल री-इंकार्नेशन। सिविलाइजेशनल री-इंकार्नेशन का मतलब है कि वो संस्कृति जो पुनर्जागृत हो रही है,
भारत की तरक्की का सबसे बड़ा राज ये सिविलाइजेशनल री-इंकार्नेशन ही है। सिंधु घाटी सभ्यता के वक्त से भारत एक तरह से दुनिया में मानव सभ्यता का केंद्र रहा है। सिल्क रूट के जरिए मेसोपोटामिया के लोगों के साथ हमारे शानदार कारोबारी रिश्ते रहे, यानी उस वक्त भी हम दुनिया को एक परिवार के रूप में देखते थे और मौजूदा दौर में भी जिन देशों की तरफ कोई नहीं देखता, भारत उनके भी आवाज बन रहा है। जाहिर है कि जब आप बिना किसी लालच के किसी का साथ देंगे या उनकी आवाज उठाएंगे तो निश्चित तौर पर वो देश आपके लिए भी अपने संसाधनों को खोलेंगे। भारत किसी देश का दोहन करने के बजाय अपने आर्थिक शक्ति को बढ़ाने और उससे गरीब देशों की मदद करने वाला देश बन रहा है, जिसके कारण दुनिया के तमाम इन्वेस्टर भारत की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। दो तरीके के निवेशक होते हैं जो किसी भी देश में निवेश करते हैं। एक होते हैं जो खाली अपनी पूंजी लगा देते हैं वहां की किसी सिक्योरिटी में, वहां की गवर्नमेंट सिक्योरिटी में या किसी निजी सिक्योरिटी में, शेयर में या किसी फिक्स रिटर्न इन्वेस्टमेंट में। वो खाली पूंजी लगाकर और उसके बढ़ने का या उस पर रिटर्न आने का इंतजार करते हैं। दूसरे होते हैं जो वहां पर आके इंडस्ट्री लगाते हैं, जो बड़ा पैसा लगाते हैं और वहां से बिजनेस चलाना चाहते हैं। दोनों ही निवेशक इस बात को इंश्योर करते हैं कि वहां पर पहली बात तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, वहां पर आंतरिक सुरक्षा सुदृढ़ होनी चाहिए, उस देश की विकास दर अच्छी होनी चाहिए, उस देश में आगे ग्रो करने की क्षमता होनी चाहिए। ये कुछ पैमाने ऐसे हैं जिसको दोनों प्रकार के निवेशक किसी भी देश में पैसा लगाने से पहले अवश्य देखें। आर्थिक जानकार भारत की बढ़ते रफ्तार की दूसरी वजह अंडरडॉग मिलियनेयर को बताते हैं, यानी भारत में व्यापार ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार नहीं है। भारतीय बाजार अभी भी कई मायनों में आगे बढ़ने की उम्मीद दिखा रहे हैं। इस वजह से भारत के बाजार में जोखिम लेने की क्षमता ज्यादा है। बालाजी एस श्रीनिवासन के मुताबिक भारत की तरक्की का तीसरा फैक्टर है डिसेंट्रलाइज्ड डियास्पोरा, यानी भारतीय मूल के लोग दुनिया के हर क्षेत्र या देश में रहते हैं, जिनके जरिए भारत को दुनिया को अपना नजरिया बनाने में मदद मिलती है। जहां भी भारतीय मूल के लोग होते हैं वो हमारे देश के ब्रांड एम्बेसडर की तरह हैं। उनका व्यवहार, उनका टैलेंट दुनिया को दिखाता है कि भारत में कितनी प्रतिभा है। SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक ऐसी जगह है जो हर तरफ से इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करती है। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। बहुत से हिंदुस्तानी इंडस्ट्रियलिस्ट में पैसा लगाते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी SEZ में काफ़ी आने की संभावना है, क्योंकि SEZ में काफ़ी बेनिफिट होते हैं। कई तरह के टैक्स कंसेशन होते हैं, कुछ ड्यूटीज़ के रिलीफ मिलते हैं, साथ में SEZ में बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वहाँ अच्छी टैलेंटेड मैन पावर मिलती है, साथ में ओवरऑल वहाँ एटमॉस्फेयर होता है इंडस्ट्री का, सरकार हर तरह से मदद करती है। तो SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक बहुत बढ़िया तरीका है हिंदुस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन को, इकोनॉमी को तरक्की देने का। इसके साथ ही विदेशों में रहने वाले भारतीय लगातार भारत में पैसे भेजते हैं, जिससे हमारा फॉरेन रेमिटेंसेस लगातार बढ़ रहा है। अगर आंकड़ों की बात करें तो भारतीय मूल के लोगों ने 2018-19 में 76.4 बिलियन $US भारत में भेजा। 2019-20 में आंकड़ा बढ़कर 83.2 बिलियन $US हो गया। 2020-21 में और 21-22 में इसमें थोड़ी कमी आई, लेकिन 2022-23 में यह आंकड़ा 112.5 बिलियन $US तक जा पहुंचा। हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन जो विदेशों में सेटल्ड हैं, वो अपने परिवारों को रेमिटेंसेस भेजते हैं, रेगुलर बेसिस पे उनमें से बहुत पैसा भेजते हैं। वो पैसा हिंदुस्तान में इन्वेस्ट होता है, उससे गाड़ियाँ ली जाती हैं, घर बनाए जाते हैं, शादियों में खर्च होता है। जाहिर सी बात है हिंदुस्तानी इकॉनमी को फ़ायदा होता है। दूसरा, हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन विदेशों में बहुत कामयाब हैं, तो वो हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि उन्हें एक तो अपने देश से प्यार है, दूसरा हिंदुस्तान दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है, तीसरा वो अपने देश को समझते हैं। तो हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन जो विदेशों में सेटल्ड हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट इंडिया आती है, जो हमारी इकॉनमी को फायदा देती है। चौथा फैक्टर है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। भारत में पिछले कुछ सालों में व्यापार के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए, जहां व्यापारिक सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा जाता है। इससे होता यह है कि दुनिया का कोई भी इन्वेस्टर जब भारत में व्यापार करने आता है तो वो अपनी सुविधा के मुताबिक एरिया चुन सकता है और वहां अपना व्यापार स्थापित कर सकता है। इसके साथ ही UPI जैसी डिजिटल क्रांति दुनिया के तमाम इन्वेस्टर्स को भारत पर भरोसा करने की एक बड़ी वजह बनती है, क्योंकि इससे ये साफ दिखता है कि भारत नई टेक्नोलॉजी को दुनिया में सबसे बेहतर तरीके से अपनाता है।
पांचवा फैक्टर है इन्वेस्टर नॉट चीयर लीडर, यानी भारत में जो भी इन्वेस्टर आते हैं वो सिर्फ भारतीय बाजार की मजबूती के लालच में नहीं आते, बल्कि उन्हें भारत में टैलेंटेड युवाओं की फौज मिलती है, जिससे उनका प्रोडक्ट और बेहतर हो जाता है। उन्हें अपने प्रोडक्ट के ट्रायल के लिए भारत का विशाल और मजबूत बाजार मिलता है और इन सब की वजह से वो लंबे वक्त तक भारत में अपने व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ा सकते हैं। भारत में FDI यानी कि विदेशों से होने वाले निवेश के आंकड़ों को देखें तो साल 2000 से 2023 तक भारत में 953 बिलियन US$ का निवेश हुआ, जिसमें 2014 से 2023 के बीच ही 596 बिलियन US$ का निवेश आया। यानी कि 23 सालों के विदेशी निवेश की तुलना करें तो सिर्फ पिछले 9.5 साल में ही 65% विदेशी निवेश भारत में हुआ है। और अगर सबसे ज्यादा निवेश करने वाले देश की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा विदेशी निवेश मॉरिशस से आया। कुल विदेशी निवेश का 25% मॉरिशस से आया। इसके बाद सिंगापुर में 23% विदेशी निवेश हुआ, 10% अमेरिका, 7% नीदरलैंड्स और जापान से 6% विदेशी निवेश हुआ। देश और दुनिया के तमाम आर्थिक जानकार भारत को उम्मीद की नजरों से देख रहे हैं। वजह है भारत के पासपोर्ट का बढ़ता पावर। अभी मलेशिया ने भी भारतीय पासपोर्ट धारकों को 1 महीने तक बिना वीजा रहने की अनुमति दी है। यानी भारत वो देश है जहां व्यापार के साथ ही साथ एक ऐसे सिस्टम, सभ्यता की गारंटी मिलती है जो सबको एक परिवार की तरह रखता है, जहां गलाकाट प्रतियोगिता की जगह व्यापार के लिए एक सुरक्षित वातावरण मिलता है। और यही वो फैक्टर है जो भारत को एक आर्थिक सुपर पावर के रूप में स्थापित करने की बड़ी वजह बनती है।